मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, रीट के सभी विद्यार्थी जो तैयारी कर रहे हैं उनको पुनः द इंग्लिश क्लासरूम यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, पिछली क्लास में हमने क्यूमुलेटिव कंजक्शंस के बारे में पढ़ा था। जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के अंदर नंबर फर्स्ट पर था क्यूमुलेटिव कंजक्शन, और आज हमारा टॉपिक है एडवर्सेटिव कंजक्शंस। एडवर्सेटिव कंजक्शंस तो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, एडवर्सेटिव कंजक्शंस किसे कहते हैं। एडवर्सेटिव कंजक्शंस वो कंजक्शंस होते हैं जो दो क्लोजेज को जोड़ते हैं, दो विरोधी क्लोजेज को जोड़ते हैं। यानी कि पहला क्लोज और दूसरा क्लोज दोनों का जो भाव है वो विरोधाभास होगा, उनमें कॉन्ट्रास्ट होगा, अपोजिशन होगा, वो सेम अर्थ वाले नहीं होंगे। ठीक है, तो ऐसे दो क्लोजेज को जोड़ने के लिए हम एडवर्सेटिव कंजक्शंस का प्रयोग करते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं क्लास। एडवर्सेटिव कंजक्शंस को हम हिंदी में लिखेंगे विरोध बताने वाले। विरोध बताने वाले एडवर्सेटिव कंजक्शंस कैसे होंगे? दो विरोधी क्लोजेज को जोड़ने वाले होंगे, इसलिए निश्चित रूप से वो विरोध बताएंगे। अब इसकी सबसे पहले आप लिस्ट लिख लीजिए। एडवर्सेटिव में नंबर 1 पर है बट। बट ठीक है, अब एक एक करके मैं लिखवा देता हूं आपको। 2 नंबर पर लिखिए येट। नंबर 3 पर है स्टिल। स्टिल। और नंबर 4 पर लिखो आप हाउ एवर। हाउ एवर। नंबर 5 है नेवरदलेस। नेवरदलेस। नंबर 6 पर दो या आल्दो। दो आल्दो। दो आल्दो। नंबर 7 पर लिखो वेयर एज, या नंबर 7 पर आप लिख लीजिए इवन दो। ये भी एक होता है इवन दो। इवन दो। इवन दो। नंबर 8 पर लिख लीजिए वेयर एज। वेयर एज या वाई। और नंबर 9 पर लिख लीजिए आप ऑन द कॉन्ट्रेरी। ऑन द कॉन्ट्रेरी। ऑन द कॉन्ट्रेरी। ठीक है, ये 9 एडवर्सेटिव कंजक्शंस आपके कोर्स में है, या इन 9 एडवर्सेटिव कंजक्शंस के अलावा आपके इससे बाहर नहीं आएगा। तो हालांकि इसमें जो शुरू वाले 6 या 7 है यहाँ तक ही आएंगे, एक दो मैं स्पेशली आपको बता देता हूँ, ताकि मान लो कोई पेपर सेट, कोई टफ पेपर सेट करता है तो इन 9 से बाहर आपके नहीं जाएगा। तो अब इनका हिंदी में कर देखते हैं एक एक करके। नंबर 1 पर है बट। अब देखो, बट का हिंदी में मतलब होता है लेकिन, किंतु, परंतु। बट से आप भली भांति परिचित है, बट का आपने बहुत यूज किया है। तो हिंदी के अंदर बट के बहुत सारे अर्थ होते हैं, जिसको मूल रूप से अगर मुख्य रूप से देखते हैं तो बट मीन्स लेकिन या किंतु या परंतु। यानी कि कोई भी क्लोज या कोई भी बात हो रही है उसमें लेकिन, किंतु, परंतु ऐसे आ जाते हैं तो फिर क्या होता है, वो विरोधाभास वाले क्लोजेज होंगे। अब नेक्स्ट है यट। यट बट का छोटा भाई है। यट का मतलब भी होता है लेकिन। यट मीन्स लेकिन या फिर भी। फिर भी। ओके, अब बट और यट में क्या फर्क है? अगर कॉन्ट्रास्ट ज्यादा हो, विरोध ज्यादा हो, तो बट का प्रयोग किया जाता है। और कॉन्ट्रास्ट के साथ साथ अगर अनएक्सपेक्टेड हो, आश्चर्य हो, आप यहां लिख लीजिए यट का प्रयोग किस में किया जाता है? अनएक्सपेक्टेड, आश्चर्य के अंदर किया जाता है। आश्चर्य वाले वाक्य को जोड़ने के लिए सेकंड जो क्लोज होगा
वो आश्चर्य वाला होगा या फिर अनएक्सपेक्टेड होगा। अनएक्सपेक्टेड हिंदी में क्या कहोगे? अप्रत्याशित। अप्रत्याशित क्लोजेस के लिए दो क्लोजेस होते हैं। दोनों क्लोजेस में फर्स्ट क्लोज के बाद में सेकंड क्लोज जो होगा वो अप्रत्याशित होगा, अनएक्सपेक्टेड होगा। ठीक है, तो उसमें लेकिन या फिर भी के अर्थ के लिए हम येट का प्रयोग करेंगे। जब एग्जाम्पल से हम समझेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है स्टिल। स्टिल का मतलब भी वही होता है, फिर भी। फिर भी स्टिल मीन्स फिर भी। स्टिल का मतलब भी फिर भी होता है। या फिर इसको हम कह सकते हैं अभी भी। अभी भी, अभी भी। अब स्टिल का प्रयोग कब होगा? स्टिल का प्रयोग होगा मान लो कोई इनकेपेबिलिटी है या कोई एकदम विपरीत चीज है, फिर भी वो कार्य जारी रहता है, उस कंडीशन में स्टिल का प्रयोग कहता है। स्टिल की जगह ऐसा भी लिख सकते हैं अपन, कुछ होने के बावजूद भी। कुछ होने के बावजूद भी, कुछ होने के बावजूद, कुछ होने के बावजूद भी। अब देखो के बावजूद भी, एक आपने पढ़ा होगा इन स्पाइट ऑफ, दो शब्द होते हैं। मैं आपको इधर साइड में यहाँ लिखा देता हूँ। एक होता है डेस्पाइट, डेस्पाइट। एक होता है इन स्पाइट ऑफ। इनका दोनों का अर्थ होता है के बावजूद भी, के बावजूद भी। ओके, लेकिन ये जो है डेस्पाइट और इन स्पाइट ऑफ, ये दोनों है प्रीपोजिशंस। ये क्या है? ये प्रीपोजिशंस है, ये कंजक्शंस नहीं है, ये प्रीपोजिशंस है। तो नेक्स्ट मैं आपको क्लियर करूंगा। पहले इसका हिंदी अर्थ बता देता हूँ, थोड़ा देख लेते हैं इसका व्यू। उसके बाद जब एग्जाम्पल आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि डेस्पाइट और इन स्पाइट ऑफ ये भी मिलते जुलते हैं एडवर्सेटिव कंजक्शन से, लेकिन कंजक्शन और प्रीपोजिशन में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, वो हम उदाहरण करेंगे तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। अब नेक्स्ट है हाउएवर। हाउएवर का मतलब ये होता है फिर भी। फिर भी, इनका सारों का अर्थ लगभग एक जैसा होगा। हाउएवर मीन्स फिर भी, या इसको अपन कह सकते हैं हालांकि। हालांकि ये उस वाक्य पर डिपेंड करेगा, हिंदी बनाते समय हमें हालांकि यूज करना है या फिर भी यूज करना है। ओके, कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिसमें हालांकि से हिंदी बनाएंगे तो ज्यादा बेटर अर्थ आएगा, और कुछ में फिर भी से, तो वो वाक्य पर डिपेंड करता है। और हाउएवर जो होता है वो बट का फॉर्मल रूप होता है। बट और हाउएवर एक जैसे होते हैं, बस फर्क ये है कि ये बट का फॉर्मल रूप है। बट का फॉर्मल है, फॉर्मल रूप है। हाउएवर जो है, हाउएवर बट का फॉर्मल रूप है। अब फॉर्मल रूप मीन्स लिखित में, रिटन इंग्लिश में बट की बजाय हाउएवर का, या ऑफिशियल लैंग्वेज में हाउएवर का प्रयोग ज्यादा किया जाता है। मतलब वही होता है लेकिन, या फिर भी, या हालांकि। तो आप इसको लिखे बट का फॉर्मल रूप। ये जो है ये बट का फॉर्मल है। अब नेक्स्ट है नेवरदलेस। नेवरदलेस, अब नेवरदलेस का मतलब भी होता है फिर भी या तो भी। फिर भी, या इसको कह सकते हैं तो भी, दोनों मिलते जुलते हैं। नेवरदलेस, नेवरदलेस मीन्स फिर भी या तो भी, दोनों ही अर्थ इसमें सेट होंगे। तो ये ऐसे कंजक्शंस है जिनके अर्थ आप देख सकते हैं लगभग मिलते जुलते होंगे। सीधी सी बात है, सारे कंजक्शंस विरोध बताने वाले हैं, तो विरोध बताने के लिए जो यूज होंगे वो मिलते जुलते तो होंगे ही होंगे। तो इनके अर्थ थोड़े थोड़ा अंतर है, बाकी ये सारे कॉन्ट्रास्ट या अपोजिशन बताने के लिए काम आते हैं। अब नेक्स्ट है दो या आर दो।
दो या आल्दो का आपने खूब प्रयोग किया है। दो या आल्दो का मतलब होता है यद्यपि, यद्यपि या हालांकि। ओके, और अगर वाक्य के बीच में आ जाता है तो इसका अर्थ नहीं होता है फिर भी। जब हिंदी बनाते हैं तो अगर दो आल्दो शुरू में आ जाते हैं वाक्यों के, तब तो इनका अर्थ सेट होता है यद्यपि या हालांकि। और अगर ये बीच में आकर दो क्लोजेस को जोड़ते हैं उस वक्त ये हो जाते हैं फिर भी, इसका अर्थ हो जाता है फिर भी। अब है इवन दो, इवन दो मीन्स भले ही, भले ही। ओके, इसका अर्थ बनता है भले ही। अब नेक्स्ट है वेयर एज या वाइल। वेयर एज का मतलब होता है जबकि, वेयर एज मीन्स जबकि, जबकि। वाइल का मतलब भी होता है जबकि। दो कंटिन्यूअस एक्शंस के लिए वाइल का प्रयोग किया जाता है और इसमें भी दो एक्शन होंगे, वो दोनों एक्शन एक दूसरे के विपरीत अर्थ वाले होंगे, कॉन्ट्रास्ट वाले होंगे, इसलिए वेयर एज का प्रयोग किया जाता है। जैसे आई लाइक कॉफी वेयर एज माई ब्रदर लाइक टी। तो यहाँ पर एक कॉफी पसंद कर रहा है, एक टी पसंद कर रहा है, तो दोनों के बीच में अपोजिशन है, कॉन्ट्रास्ट है। तो कॉन्ट्रास्ट को दर्शाने के लिए हम वेयर एज का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये सारे विरोधाभास बताने वाले हैं। अब नेक्स्ट है ऑन द कॉन्ट्रेरी। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके बावजूद भी या इसके विपरीत, इसके विपरीत। कॉन्ट्रेरी मीन्स विपरीत, इससे उल्टा। ओके, तो ये सीरियल नंबर 1 से लेकर 9 तक आप जो एडवर्सेटिव कंजंक्शंस देख रहे हैं, ये एडवर्सेटिव कंजंक्शंस आपकी रीट की परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। और इनसे बाहर, जहाँ तक मेरा आइडिया है, और आइडिया नहीं, मैंने पूरा कंफर्म किया है, इनसे बाहर आपके नहीं आएंगे। एडवर्सेटिव कंजंक्शंस में इनसे बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि इनसे बाहर होते ही नहीं है, ये लास्ट है। आप कोई भी क्लास देख लीजिए, यूट्यूब खोल के देख लीजिए, आपको 5 या 6 मिलेंगे। इसमें ये ऑन द कॉन्ट्रेरी और इवन दो वगैरह मैंने एक्स्ट्रा लिया है, तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, आप बराबर तैयारी करते रहिए। अब आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में हम चलते हैं बट का प्रयोग करेंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब इसको मैं हटा देता हूँ और अपन चलते हैं नंबर 1। आपके एग्जाम के अंदर इस पैटर्न से क्वेश्चंस आएंगे, हम सीधा ही मॉक टेस्ट ले लेते हैं। और हम अपनी क्लासों में ज़्यादा से ज़्यादा मैं ये ध्यान दूंगा कि आपको टॉपिक पढ़ाकर हाथों हाथ ही उसके लास्ट में 8-10 सवाल जो आपकी परीक्षा उपयोगी होंगे और आपकी परीक्षा में जिस पैटर्न से आएंगे सवाल, उस हिसाब से हम क्वेश्चन करेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो अब पहला एग्जाम्पल ले लीजिए। पहला एग्जाम्पल लिखो, ही वांटेड टू जॉइन द टीम। ही वांटेड टू जॉइन द टीम। He wanted to join the team. He was too late. He was too late. हिंदी बनाइए इसकी। He wanted to join the team. वह टीम में शामिल होना चाहता था। वह टीम में, हिंदी भी लिख देता हूं मैं आपको, वह टीम में शामिल होना चाहता था। होना चाहता था या चाहता था, ये आ गया ना, चाहता था। Yes, he was too late. वह बहुत लेट गया।
या उसे बहुत लेट हो गई। तो इसका क्या होगा, वह बहुत लेट था या लेट गया, एक ही बात है, लेट गया या देर से गया, लेट गया या देर से गया। अब 4 ऑप्शन, नंबर 1 पर है, लिखो एंड। नंबर 2 यानी कि बी पर है बट। सी आप लिखिए और डी सो। तो ये बात मैंने देखिए, ही वांटेड टू ज्वाइन द टीम, वह टीम में शामिल होना चाहता था, टीम को ज्वाइन करना चाहता था। ही वॉज टू लेट, वह बहुत लेट हो गया। तो देखिए वो टीम को भी ज्वाइन करना चाहता था और वो लेट भी हो गया। इसका मतलब दोनों वाक्यों में कॉन्ट्रास्ट है, दोनों वाक्यों में विरोधाभास है। तो सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि अगर वाक्यों में विरोधाभास है तो एडवर्सेटिव कंजंक्शंस ही आएंगे। अब एडवर्सेटिव कंजंक्शंस अभी हम नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक हमने जो भी अभी पढ़ा था वो सारे विरोध बताने वाले कंजंक्शंस ही हैं, तो उनमें से कोई आएगा। तो अब देखो आप सेट कर करके देखो, ही वांटेड टू ज्वाइन द टीम, वह टीम को ज्वाइन करना चाहता था, एंड ही वाज टू लेट, और वो बहुत देर से गया। चल रहा है क्या? वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं है, इसलिए एंड नहीं होगा। और वैसे भी मैंने बताया था कि कल वाली क्लास में हमने देखा था कि एंड जो है वो क्यूमुलेटिव कंजंक्शन से दो समान अर्थ वाले वाक्यों को या क्लोजेस को जोड़ता है। तो यहाँ पर समान अर्थ नहीं है, अर्थ एक दूसरे के विपरीत है। तो जब विपरीत अर्थ है तो एडवर्सेटिव कंजंक्शंस ही आएगा, तो एंड नहीं होगा। अब आप बट देखिए, बट मीन्स लेकिन, वह टीम में शामिल होना चाहता था लेकिन ही वाज टू लेट, लेकिन वह बहुत लेट हो गया। बिल्कुल, तो इसका राइट आंसर सीधे ही बी आ जाएगा, बट। अब इनको भी आप चेक कर लीजिए, वह टीम को शामिल करना, टीम में शामिल होना चाहता था, सो ही वाज टू लेट, इसलिए लेट हो गया, अर्थ नहीं आ रहा है। वह टीम में शामिल होना चाहता था या, वो मीन्स या, वह बहुत लेट हो गया। तो यहाँ पर दो विरोध बताने वाले वाक्य हैं, तो आपके ऑप्शंस में से एडवर्सेटिव कंजंक्शन बट आएगा। क्लियर? तो आपको नो डाउट बताएगा। कोई डाउट? अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। अब आप इसको एक बार देख लीजिए, इसमें बट आएगा। राइट आंसर इज बट। ही वांटेड टू जॉइन द टीम बट ही वाज टू लेट, वह टीम में शामिल होना चाहता था लेकिन उसे देरी हो गई, वह देरी से गया। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि ये क्लियर हो गया होगा आपके, और अगर नहीं हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट के आधार पर सॉल्यूशन दे दूँगा। अब है, चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं साथ साथ में। अब नेक्स्ट लिखो, सी इज वेरी टैलेंटेड। नंबर 2 है, सी इज वेरी टैलेंटेड। सी इज वेरी टैलेंटेड, सी लैक्स कॉन्फिडेंस, कोमा सी लैक्स कॉन्फिडेंस। हिंदी देखिए, सी इज वेरी टैलेंटेड, वह बहुत ही टैलेंटेड है, उसमें बहुत ही टैलेंटेड है, वह बहुत ही टैलेंटेड है। अब आगे देखिए, सी लैक्स कॉन्फिडेंस। अब देखो लैक्स, लैक मीन्स कमी होना, लैक्स मीन्स कमी होती है, ये परसेंट सिंपल का
सेंटेंस है, ऐसे ही इसका गवाह है। तो यहाँ लिखिए वह बहुत ही टैलेंटेड है। टैलेंटेड मीन्स प्रतिभावान। आप इसको हिंदी लिखिए, वह बहुत ही प्रतिभावान है। प्रतिभावान है, वह बहुत ही प्रतिभावान है। सी लैक्स कॉन्फिडेंस। सी लैक्स उसमें कमी है या वो कमी रखती है कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास की। तो उसमें आत्मविश्वास की कमी है। आत्मविश्वास की कमी है। आत्मविश्वास की कमी है या आत्मविश्वास कम है, कुछ भी कहते हैं। तो देखिए कंट्रास्ट वाले वाक्य है ना, सी इज वेरी टैलेंटेड। यहाँ पर तो उसकी जो गुण है, उसके जो गुण है उसका बखान हो रहा है कि वो बहुत ही प्रतिभावान है। लेकिन सी लैक्स कॉन्फिडेंस, फिर भी क्या है उसमें कॉन्फिडेंस की कमी है, आत्मविश्वास की कमी है। तो इन दोनों क्लोजेज में विरोधाभास बिल्कुल साफ चल रहा है। हर कोई बता सकता है कि ये वाक्य इसकी दिशा अलग है और इसकी दिशा अलग है, इसमें कुछ अलग बताया गया है और इससे जस्ट उल्टा या विपरीत इसमें बताया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो एडवर्जेटिव कंजक्शंस ही आएगा। मैं जो 4 ऑप्शन दूंगा उसमें, और आपके एग्जाम में भी इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे जिसमें ए बी सी और डी में स्पष्ट अलग अलग तरह के कंजक्शंस के ऑप्शंस होंगे। ऐसा नहीं है कि आपको बट भी दे दिया, नेवरदलेस भी दे दिया, आपको यट भी दे दिया, नहीं, मिलते जुलते नहीं देंगे, जो स्पष्ट उत्तर होगा वही देंगे। तो ए लिखिए इसमें, ए है एंड, बी है और, सी है, सी लिखिए हाउएवर, और डी लिखिए एज वेल एज। ओके, तो अब सबसे पहले तो चेक करो आप कि ये जो है एक ग्रुप के कौन कौन से हैं। तो देखो एक तो एक ग्रुप का एंड और एज वेल एज, कल हमने पढ़ा था, दोनों ही क्यूमुलेटिव कंजक्शन से। तो यहाँ पर हालांकि देखो आपके एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आएगा तो आपको ये कहकर कोई थोड़ी कहेगा भाई एडवर्सेटिव, अभी तो हम एडवर्सेटिव कंजक्शंस के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपका माइंडसेट एडवर्सेटिव कंजक्शंस पर है, लेकिन एग्जाम में तो आपको पहचानना पड़ेगा कि ये वाक्य किस प्रकार के हैं। अगर समान अर्थ वाले हैं तब तो एंड या एज वेल एज का प्रयोग होगा। अगर दोनों कॉन्ट्रास्ट वाले हैं, विरोध बताने वाले हैं, तो फिर एडवर्सेटिव कंजक्शंस होंगे। ये आपको एग्जाम में वाक्य पढ़कर देखना है, वाक्य की प्रकृति समझनी है और हर चीज समझ कर करना है, क्योंकि कोई भी चीज रट्टा नहीं मार सकते। आप रट्टा मारोगे तो 2 दिन में भूल जाओगे। और एग्जामिनर जो होते हैं वो मान के चलिए आपसे बहुत हाई स्टैंडर्ड के होते हैं, ठीक है। तो आप स्टूडेंट से बहुत हाई स्टैंडर्ड के होते हैं, तो वो जब पेपर बनाते हैं तो वो अंडरस्टैंडिंग वाले पेपर बना देते हैं। अब वो जो क्षेत्र होता है उसके हिसाब से वो प्रश्न अलग अलग तरीकों से पूछ सकते हैं, तो उसमें आपको रट्टा नहीं मार सकते हैं, तो आपको समझना है। तो देखिए सी इज वेरी टैलेंटेड, वह बहुत प्रतिभावान है, यानी कि उसमें प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, बहुत प्रतिभावान है। सी लैक्स कॉन्फिडेंस, उसमें आत्मविश्वास की कमी है। एक तरफ तो प्रतिभा है उसमें और एक तरफ कमी है आत्मविश्वास की, दोनों अलग अलग सेंस के विपरीत अर्थ वाले हैं। चलिए अब एंड, आपको पता है एंड समान अर्थ वाले वाक्य को जोड़ता है, और एज वेल एज ये भी क्यूमुलेटिव है, कल हमने पढ़ा था, ये नहीं हो सकते। और में या तो उसमें टैलेंट है या फिर कॉन्फिडेंस है, तो ये भी सेट नहीं कर रहा है। तो पीछे बचा हाउएवर, फिर भी, हाउएवर मीन्स फिर भी। ओके, तो ये राइट आंसर इज सी। क्या आएगा आपके, हाउएवर। हाउएवर सी इज वेरी टैलेंटेड, वह बहुत प्रतिभावान है। हाउएवर फिर भी, सी लैक्स कॉन्फिडेंस, फिर भी उसमें कॉन्फिडेंस की कमी है।
अब देखिए, अगर वो प्रतिभावान है तो अगर वाक्य सेम अर्थ में जाता तो निश्चित रूप से अगर प्रतिभावान है तो उसमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्योंकि कोई एक क्वालिटी होती है, एक क्वालिटी बहुत अच्छी होती है तो दूसरी क्वालिटी भी उसके सापेक्ष होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर उससे उल्टा बता दिया गया है। तो ये कंट्रास्ट यानी कि विरोध बताने वाले दो क्लोजेज है, और विरोध बताने के कारण इनमें एडवर्सेटिव कंजंक्शंस का प्रयोग किया जाता है। क्लियर? ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब मैं इसको हटा देता हूँ, नेक्स्ट चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 पे। एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए, द वेदर वाज बैड। द वेदर was bad. The weather was bad. Dot dot dot. We decided to go out. We decided to go out. मौसम बहुत खराब था। The weather was very bad means मौसम बहुत खराब था, बहुत खराब था। ओके, डैश वी डिसाइडेड टू गो आउट। वी डिसाइडेड टू गो आउट, हमने बाहर जाने का निश्चय किया। हमने बाहर जाने का निश्चय किया या डिसाइड किया, निश्चय किया। तो देखिए, आमतौर पर क्या होता है, मौसम अगर खराब होता है तो हम घर पे ही रहते हैं, क्योंकि खराब मौसम में कोई बाहर नहीं जाना चाहता। तो यहाँ पर इससे उलट हो रहा है कि एक तरफ तो मौसम खराब हो रहा है और दूसरी तरफ जहाँ घर में रहना चाहिए उसकी बजाय, या सेफ एरिया में रहना चाहिए उसकी बजाय वो बाहर जाने का प्लान बना रहे हैं। तो दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, तो इसमें एडवर्सेटिव कंजंक्शंस ही आएंगे। अब मैं 4 ऑप्शन देता हूँ, आपको ढूंढना है, ढूंढकर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। चलिए, ऑप्शन ए एंड, देयरफॉर लिख लीजिए, देयरफॉर। ऑप्शन 2 नेवरदलेस। ऑप्शन बी है नेवरदलेस, नेवरदलेस, ये पूरा साथ में आता है। ऑप्शन सी लिखिए एंड, और ऑप्शन डी लिखिए बिकॉज। बिकॉज, देयरफॉर मीन्स इसलिए, हिंदी अर्थ लिख देता हूँ, इसलिए। नेवरदलेस मीन्स फिर भी, फिर भी। एंड मीन्स और बिकॉज मीन्स क्योंकि, क्योंकि। ओके, हिंदी में भी अर्थ लिख देता हूँ और इसका हिंदी अनुवाद भी कर दिया है। अब आपको ये करना है, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, कौन सा ऑप्शन सही है आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। द वेदर वाज बैड या द वेदर वाज वेरी बैड, यहाँ बहुत लिख दिया तो यहाँ वेरी बैड लिख दीजिए आप। द वेदर, सॉरी, वाज के बाद आएगा। द वेदर वाज वेरी बैड, मौसम बहुत खराब था। वी डिसाइडेड टू गो आउट, हमने बाहर जाने का निश्चय किया। तो आप इन 4 ऑप्शंस में कौन सा सही होगा, मुझे उम्मीद है 100% आप सभी जितने भी इस YouTube वीडियो को देख रहे हैं, इस क्लास को देख रहे हैं, उनमें से सभी का आंसर सही आएगा। मुझे ये पूरा कॉन्फिडेंस है, क्योंकि हमने आराम से बिना किसी जल्दबाजी के
दो अपन मॉक टेस्ट या दो क्वेश्चन कर चुके हैं। तो आप आराम से इसको देखिए, सोचिए, 2 मिनट का मैं टाइम देता हूँ और अपने कमेंट बॉक्स में इसके आंसर को लिखिए, कौन सा है, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है या फिर ऑप्शन डी है। चलिए, चलिए, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही उत्तर ढूंढा है। सही उत्तर है नेवरदलेस, फिर भी। क्यों? क्योंकि द वेदर वाज वेरी बैड, मौसम बहुत खराब था। वी डिसाइडेड टू गो आउट, हमने बाहर जाने का निश्चय किया। दोनों विपरीत परिस्थितियां हैं, तो विपरीत परिस्थितियों में आता है फिर भी, नेवरदलेस, एडवर्सेटिव कंजंक्शंस। ओके, तो यहाँ पर आंसर, राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा बी, नेवरदलेस। नेवरदलेस मीन्स फिर भी। ओके, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल भी आसान है। एक बार आप इस क्लास को ज्वाइन कर लेंगे, उसके बाद में इन वीडियोस को आप कम से कम 2 बार देखें। एक बार तो अभी देख ही रहे हो आप, उसके बाद में 2 बार और देखें। 2 बार और देखने के बाद मैं आपको श्योरिटी दिलाता हूँ, आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप जितना पढ़ोगे उतना कभी नहीं भूलोगे। क्योंकि मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं जितना भी आपको पढ़ाऊँ, चाहे कम पढ़ाऊँ ज़्यादा पढ़ाऊँ, जितना पढ़ाऊँ उतना अच्छी तरीके से, आराम से, बिना कोई जल्दबाजी के, एकदम देसी तरीके से मैं आपको पढ़ाऊँ, ताकि आपको हर चीज़ समझ में आए। ऐसी मेरा लक्ष्य है, मेरा मोटिव है। तो आप आराम से पढ़ें, धीरे धीरे पढ़ें, लेकिन जितना पढ़ें उतना सटीक पढ़ें। तो इसको 2-3 बार इस वीडियो को देख लेना, आपको याद आ जाएगा। और इसका बेसिक अगर क्लियर हो जाएगा तो आप कहीं पर भी देखोगे फिर आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। और ये कंजक्शंस वाला टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे रीट हो, चाहे कोई भी परीक्षा हो, चाहे कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हो, चाहे कक्षा 10 के एग्जाम्स हो, कक्षा 12 के एग्जाम्स हो, सिंथेसिस हो, ठीक है, ये सारे आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ऐसा ही नहीं है कि ये केवल रीट वालों के लिए काम की चीज़ है। ये सभी जो इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं या जिन कोर्सेज के अंदर इंग्लिश की ग्रामर है, उन सभी विद्यार्थियों के लिए वो उतना ही इम्पोर्टेंट है। चलिए, अब नेक्स्ट चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं। मैं आपको एक एक करके हर कंजक्शन का एक एक उदाहरण ले लेता हूँ, ताकि आपको हर चीज स्पष्ट हो जाए। और फिर भी आपको अगर स्पष्ट नहीं होता है तो आप कमेंट में लिखकर जरूर भेजें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके कमेंट के आधार पर सॉल्यूशन करने की कोशिश करूँगा। ओके, तो अब नंबर 4 पे चलते हैं अपन। नंबर 4 है, द मूवी वॉज इंटरेस्टिंग। लिखिए, द मूवी, फिल्म, मूवी वॉज इंटरेस्टिंग। द मूवी वॉज इंटरेस्टिंग, फिल्म बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, बहुत ही दिलचस्प थी। अब है कोमा, डैश, इट वॉज टू लॉन्ग, इट वॉज टू लॉन्ग, टू मीन्स बहुत अधिक, बहुत, TW2 का मतलब होता है बहुत, वेरी। ओके, तो क्या हुआ, फिल्म या मूवी दिलचस्प थी। बहुत का अर्थ यहाँ नहीं आ रहा है, क्योंकि वेरी होता है, मूवी वाज वेरी इंटरेस्टिंग होता तब। फिल्म दिलचस्प या इंटरेस्टिंग, दिलचस्प थी। ओके, इंटरेस्टिंग थी। इट वाज टू लॉन्ग,
इट मीन्स फिल्म, यानी कि वह बहुत, यह भी लिख सकते हो, यह वह, ठीक है, यहाँ पर लिखा है ये है। अब चूंकि ये पहले की बात है तो ये एक को वही लिखना पड़ेगा, वह बहुत, फर्स्ट की बात है ना, वह बहुत लंबी थी, लंबी थी। ओके, फिल्म दिलचस्प थी, वह बहुत लंबी थी, ठीक है। तो ऑप्शन ए है, देखिए, एंड, बी है बट, ऑप्शन सी इज और, एंड ऑप्शन डी इज सो, 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 सो। चलिए चेक कीजिए कौन सा आंसर सही है, चेक कीजिए। द मूवी वॉज इंटरेस्टिंग, मूवी बहुत ही दिलचस्प थी या दिलचस्प थी, इंटरेस्टिंग थी। इट वॉज टू लॉन्ग, वह बहुत लंबी थी। ओके, तो इंटरेस्टिंग भी थी लेकिन लंबी भी थी, देखो अर्थ में भी आ रहा है, इंटरेस्टिंग तो थी लेकिन लंबी भी थी, तो राइट आंसर आ जाएगा बी, बट, है ना, दोनों एक दूसरे से विरोध रखने वाले प्रोजेक्ट है, इसलिए बट से होते हैं, तो इसका राइट आंसर है बी, बट। एंड से करके देख लीजिए आप, द मूवी वाज इंटरेस्टिंग एंड इट वाज टू लो, मूवी दिलचस्प भी थी और ये बहुत लंबी थी, दोनों थोड़ा अजीब वाक्य बन रहा है। और तो आ ही नहीं सकता, मूवी दिलचस्प थी या बहुत लंबी थी, तो ऐसा तो कोई सिस्टम या ऐसी कोई स्थिति नहीं बन रही है कि अपन याद रहे, और इसलिए बहुत लंबी थी, अब दिलचस्प थी इसलिए बहुत लंबी थी, ये भी वाक्य सेट नहीं कर रहा है, ठीक है, तो ये सारे क्रॉस हो गए, ये कोई नहीं आएंगे, सही आंसर है बट, लेकिन, किंतु, परंतु। ओके, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। हटा देता हूँ मैं इसको। नेक्स्ट चलते हैं, एक एक करके आप उदाहरण देखोगे तो ये सारे कंजक्शंस आपके लिए आसान बन जाएंगे, और रेगुलर आपको क्लास देखना है, रेगुलर आपको वीडियो देखना है, एक बार समझ में नहीं आए तो दोबारा वो देखना है। जहाँ तक मैं कोशिश करता हूँ, मैं ये मान के चलता हूँ कि आप एक बार भी ये वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मेरा जो तरीका है या जो बताने का तरीका है वो मैं इतना इजी रख रहा हूँ कि हर किसी को समझ में आ जाता है, ऐसा मेरा एम है। ओके, अब नेक्स्ट है नंबर 5, he studied hard for the exam, he studied he studied hard, he studied hard, उसने कठिन मेहनत की, for the exam, for the exam, comma, this, he did not pass, यहाँ लिख देता हूँ, he didn't pass, देखिए, he studied hard for the exam, उसने परीक्षा के लिए कठिन परिश्रम किया, कठिन मेहनत की, है ना, उसने परीक्षा के लिए या परीक्षा हेतु स्टडीड हार्ड मीन्स कठिन तैयारी की, कठिन
तैयारी की या पढ़ाई की। ओके, एक बात है, तैयारी करना मतलब पढ़ाई करना। उसने परीक्षा हेतु कठिन तैयारी की, ठीक है। फिर डैश, ही डिड नॉट पास, वह पास नहीं हुआ, वह पास नहीं हुआ, या वह सफल नहीं हुआ, यानी परीक्षा के अंदर सफल नहीं हुआ। तो दोनों विरोधाभास वाले हैं। अब आंसर देखिए, ऑप्शन ए लिखिए आप, येट, ऑप्शन बी एंड, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी लिखिए आप सो, एंड ऑप्शन डी, ऑप्शन डी लिखिए आप बिकॉज। देखिए चारों ऑप्शंस को, और राइट आंसर जो रिक्त स्थान है उसमें क्या आएगा, गैस कीजिए, अनुमान लगाइए। चलिए, आपने अनुमान लगा लिया होगा और आपको सही आंसर भी मिल गया। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ आंसर को, थोड़ा अपन समझ लेते हैं। हालांकि आपने बिल्कुल सही अनुमान लगाया है, ऐसी मेरी आशा है। अब देखिए, ही स्टडीड हार्ड, उसने कठिन मेहनत की, फॉर द एग्जाम, एग्जाम के लिए या एग्जाम की तैयारी के लिए उसने बहुत कठिन मेहनत की। अब देखिए, अगर बहुत कठिन कोई मेहनत करता है, कोई एम लेकर, कोई उद्देश्य लेकर, तो उसको सफलता मिलती है। बट लेकिन क्या हुआ, ही डिड नॉट पास, वह पास नहीं हुआ। तो सीधा ही आ रहा है आपको, बट नहीं है तो यट, लेकिन। ओके, विरोधाभास वाला कंजक्शन है, एडवर्सेटिव कंजक्शन से। ओके, नेक्स्ट अगला देखते हैं। 6 नंबर देखिए, सी वॉज टायर्ड, बहुत अच्छा है। सी वॉज टायर्ड, वह थकी हुई थी। ओके, वह थकी हुई थी। सी कंटिन्यूड वर्किंग, सी कंटिन्यूड वर्किंग, उसने वर्किंग को कंटिन्यू रखा, जारी रखा। सी वॉज टायर्ड, वह थकी हुई थी, थकी हुई थी। ओके, उसने कार्य जारी रखा, या वर्किंग जारी रखा, कार्य जारी रखा था, रखा था। कंटिन्यूड है ना, पास्ट सिंपल टेंस है। सी कंटिन्यूड वर्किंग, उसने कार्य जारी रखा या रखा था। ओके, अब इसमें चेक कीजिए, मैं आपको देता हूँ ऑप्शन वन। ऑप्शन वन है दो, दो या दो, दो या दो एक चीज होती है, दो या दो। ऑप्शन टू लिखिए वेरेज, ऑप्शन बी लिखिए वेयर एज, ऑप्शन सी स्टिल, स्टिल, और ऑप्शन डी लिखिए
इसमें नया मिलेगा आपको, एक बार आप चेक कीजिए क्या आएगा, आप खुद गेस कीजिए। ऑप्शन ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा या डी आएगा। क्योंकि इसके अंदर थोड़ा मैं बता देता हूँ, देखिए ये भी एडवर्सेटिव कंजक्शन है, ये भी एडवर्सेटिव कंजक्शन है, और ये भी एडवर्सेटिव कंजक्शन, तीनों एडवर्सेटिव कंजक्शन है, और ये भी एडवर्सेटिव कंजक्शन, चारों एक ही कैटेगरी के एडवर्सेटिव कंजक्शन आ गए हैं। मैंने अभी पहले आपको बताया था भाई एग्जाम में आपके अलग अलग टाइप के कंजक्शंस आएंगे, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें अपने को बहुत डिटेल देखनी पड़ती है, उसमें सारे मिलते जुलते आ रहे हैं आपको, यद्यपि, जबकि, स्टिल, फिर भी, नेवरदलेस, फिर भी, समान अर्थ वाले मिल रहे हैं। तो कुछ वाक्य ऐसे होते हैं, कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनको देखकर उनके अर्थ को समझकर हमें तय करना पड़ेगा कि कौन विरोधी कंजक्शन तो आएंगे, लेकिन कौन से विरोधी कंजक्शन आएंगे, कौन से एडवर्सेटिव कंजक्शन आएंगे, वो आपके जो सेंस है, आपकी जो बुद्धि है, आपकी जो क्लासिफिकेशन करने की जो आपका माइंड सेट है वही बताएगा। रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तभी होगा। तो इसमें आप गेस कीजिए कौन सा आएगा, ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से कौन सा आएगा, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो एक बार आप गेस करो उसको। इनके हिंदी अर्थ भी मैं लिख देता हूँ। दो आलदो का मतलब होता है हालांकि, और सदाबहार अर्थ जो सभी में चलता है फिर भी, दोनों ही होते हैं। वेज, जबकि, ये दो वर्ड्स को जो होता है स्पेशली वेरेज, तो साइमल्टेनियसली जो वाइल और वेरेज है वो साइमल्टेनियसली दो वर्ड्स होती है उनको जोड़ता है। स्टिल, फिर भी, फिर भी मैंने अभी लिखाया था आपको शुरू में सीरियल नंबर 1 से 9 तक, उसमें दो दो तीन तीन दिए हुए हैं, आप उन्हें वो देखकर भी पता लगा सकते हैं। नेवरदलेस इसका मतलब भी होता है फिर भी, सारों का मतलब हिंदी में फिर भी जबकि है, तो आपको थोड़ा गेस करना है। देखिए अब देखते हैं अपन, मुझे उम्मीद है आपने गैस कर लिया है और लगभग सभी ने सही किया होगा, फिर भी एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ आपको। सी वॉज टायर्ड, वह थकी हुई थी। सी कंटिन्यूड वर्किंग, उसने कार्य जारी रखा। अब देखिए हालांकि वह थकी हुई थी, सी वॉज टायर्ड, वह थकी हुई थी, हालांकि उसने कार्य जारी रखा। एक बार एक एक करके देखते हैं, इसको सेट करके कौन सा सबसे सूटेबल होता है। वह थकी हुई थी जबकि उसने कार्य जारी रखा। वह थकी हुई थी फिर भी उसने कार्य जारी रखा। वह थकी हुई थी फिर भी उसने कार्य जारी रखा। हिंदी के हिसाब से तो सारे सही लग रहे हैं, तो फिर सही कौन सा है? अब इंग्लिश के हिसाब से देखिए, ये तो सेट नहीं हो रहा है, हालांकि दो आल्दो इसमें नहीं आएगा। वेरेज, जबकि, ये दो साइमल्टेनियस वर्ड्स को जोड़ने के लिए काम आता है वेरेज। स्टिल, स्टिल का मैंने आपको पहले लिखाया था कि के बावजूद भी, स्टिल का मतलब होता है के बावजूद भी। मैंने आपको एक वर्ड लिखाया था कुछ होने के बावजूद भी, तो यहाँ पर कुछ क्या हो रहा है, यहाँ पर टाइड, यहाँ जो आपको शुरू में लिखाया था कुछ, यहाँ पर कुछ क्या है, ये जो टाइड है ये ही इस कुछ को रिप्लेस कर रहा है, यानी कि जो मैंने आपको बताया था कुछ होने के बावजूद भी, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, टायर्ड होने के बावजूद भी। ओके, तो यहाँ पर सी वाज टायर्ड, वह थकी हुई थी, सी कंटिन्यूड वर्किंग, इसके बावजूद भी, थके हुए होने के बावजूद भी, कुछ होने के बावजूद भी वह उसमें कार्य जारी रखा। तो यहाँ पर इसका एग्जैक्ट सही होगा स्टिल।
स्टिल। स्टिल यानी के बावजूद भी। स्टिल का अर्थ ये भी होता है के बावजूद भी। मैंने आपको और भी बताया था उस वक्त इन स्पाइट ऑफ। अगर प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं तो एक प्रीपोजिशन होता है इन स्पाइट ऑफ और एक होता है डेस्पाइट। इनका भी प्रयोग कर सकते हैं। ये दोनों प्रीपोजिशन है। ये क्या है? प्रीपोजिशन है। और ये क्या है? ये कंजक्शन है। कौन सा कंजक्शन है? एडवर्सेटिव कंजक्शन। ओके, तो इसका राइट आंसर है सी, स्टिल। थका हुआ होने के बावजूद भी उसने कार्य जारी रखा। ओके, चलिए इसको आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट चलते हैं। चलिए इसको मैं हटा देता हूँ। आप जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे, जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट करेंगे, जितने सवाल ज़्यादा करेंगे, इंग्लिश को जितना टाइम ज़्यादा दोगे, उतने ही आप इंग्लिश में परफेक्ट बनोगे। जो सवाल आपके लिए अभी कठिन लग रहे हैं, वो सवाल निरंतर अभ्यास करने पर आपको एकदम इजी लगेंगे। वो सवाल आपकी उंगलियों पर होंगे। इसलिए हमेशा अभ्यास करते रहो, हमेशा प्रैक्टिस करते रहो और एक दूसरे के साथ इंग्लिश में बात भी करते रहो। एक दूसरे के साथ इंग्लिश की चर्चा करते रहो। अपने परीक्षा की तैयारी करते रहो, टॉपिक्स की तैयारी करते रहो, चर्चा करते रहो, आपस में बातचीत करते रहो। उससे आपका जो नॉलेज है वो बहुत बढ़ेगा। चलिए अब 7 नंबर लेते हैं। Yes, he is rich. He is rich. He is rich. He is not happy. He is not happy. Okay. ही इज रिच, वह अमीर है। वह अमीर है, पैसे वाला है। वह अमीर है। ही इज नॉट हैप्पी, वह खुश नहीं है। वह खुश नहीं है। अब देखिए आज के इस आधुनिक युग में जिसके पास पैसे हैं अक्सर उसको हर सुख सुविधा मिलती है तो वो खुश रहता है। लेकिन इस वाक्य के अंदर यानी कि जो रिच होता है वो एक जनरल परसेप्शन है कि जो पैसे वाला होता है, रिच होता है, अमीर होता है, जिसके पास हर तरह की सुविधा होती है तो वो खुश होता है। तो उस प्रिडिक्शन में उस दृष्टिकोण से रिच को खुश होना चाहिए। लेकिन वाक्य दोनों का विरोध कर रहे हैं कि उसके पास पैसे तो खूब है लेकिन वो खुश नहीं है। तो अब इसमें सीधी सी बात है, अभी एडवर्सेटिव कंजक्शंस पढ़ रहे हैं तो अपन एडवर्सेटिव कंजक्शंस के उदाहरण ले रहे हैं। तो ऑप्शन ए देखिए, स्टिल। ऑप्शन ए स्टिल। ऑप्शन बी आल्दो। आल्दो। ऑप्शन सी है whereas। whereas। ऑप्शन डी है yet। yet। चलिए ऑप्शन ए स्टिल, ऑप्शन बी आल्दो, ऑप्शन सी whereas, ऑप्शन डी yet। हिंदी अर्थ लिखा देता हूँ इसका। वैसे इसमें ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। स्टिल यानी फिर भी, अब तक, या के बावजूद भी। आल्दो यद्यपि, हालांकि। हालांकि। whereas जबकि। बार बार इसका हिंदी अर्थ रिपीट किया करो। हिंदी अर्थ आप पढ़ा करो इंग्लिश के साथ साथ, ताकि इनके अर्थ में हिंदी के भी अर्थ आपको मालूम हो जाए, ताकि ट्रांसलेट करते समय आपको दिक्कत नहीं। यट मीन्स लेकिन या फिर भी। लेकिन या फिर भी दोनों होते हैं। ये बट का छोटा भाई है यट। ओके,
आप इसको ऐसे याद रखो कि बट और येट, बट का छोटा भाई है येट। अब स्टिल, फिर भी, के बावजूद भी, अब तक भी, है ना, ऐसा अर्थ होता है। तो यहाँ पर रिक्त स्थान होता है एक्चुअल में होता क्या है, यहाँ पर ब्लैंक है कि ही इज रिच, तो स्टिल ही इज रिच, या although he is rich, या whereas he is rich, या yet he is rich। इन चारों में से कोई एक आएगा। अब वो एक क्या आएगा? ठीक? तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, अगर वाक्य के शुरू में रिक्त स्थान है, ओके, शुरू में रिक्त स्थान है और उसके बाद में ही दोनों स्टेटमेंट है, तो 70% तो आल दो या दो का चांसेस है। ठीक है, यद्यपि या हालांकि। आल दो और दो का अगर शुरू में अर्थ करते हैं हिंदी में तो उसका अर्थ होता है हालांकि और फिर भी, और अगर आल दो या दो बीच में आ जाते हैं तो फिर उसका अर्थ होता है भले ही। ओके, ये भी थोड़ा समझना है आपको। तो यहाँ पर सही आंसर है आल्सो। ये बड़ा आएगा, बाकी के शुरू में आ रहा है तो बड़ा आएगा। आल्सो, तो राइट आंसर बी है आपका, आल्सो। ओके, तो फ्रेंड्स, ये था आज एड्रेजेटिव कंजक्शन। मुझे उम्मीद है आपने पूरी क्लास को ध्यानपूर्वक पढ़ा है, समझा है, देखा है, और हम ऐसे ही कंजक्शंस या कोई भी टॉपिक है उसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्लासें समझ में आ रही हैं। अगर आपको ये क्लासें फ़ायदेमंद लग रही है, समझ में आ रही है, तो इन क्लासों को आप ज़रूर देखें, अपने दोस्तों के साथ इसकी चर्चा करें, और मेरे चैनल द इंग्लिश क्लासरूम यूट्यूब चैनल जो है उस पर आप अभी देख रहे हैं, उसको लाइक करें, उसको शेयर करें, और अधिक अधिक फ्रेंड्स के साथ सब्सक्राइब जरूर करें, और अपनी पढ़ाई में संलग्न हो जाएं, जी जान लगा के अपनी मेहनत करें, ताकि आपका भविष्य सफल हो। आपने जो एम लिया है उस एम में आप सफल हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अब मैं इस क्लास में बस आज इतना ही है। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे इलेटिव कंजक्शंस। ओके, थैंक यू।